स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस का अध्ययन करते हैं, जो कि ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आइए टेंस का मतलब होता है काल। दुनिया में जितने भी टेंस हैं वो स्पेशली तीन ही तरीके के होते हैं, क्योंकि कोई भी बात हम अपनी कहते हैं तो तीन ही रूपों में कहते हैं, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट को प्रेजेंट टेंस, सेकंड की बात करें पास्ट टेंस, और थर्ड की बात करें तो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बात करें इसके ट्रांसलेशन की, तो इसका हिंदी होता है वर्तमान काल, इसका होता है भूतकाल, और फ्यूचर मतलब कि भविष्य काल। अंग्रेजी के टेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम हिंदी वाले सेंटेंस को पहचान नहीं पाते, तब हमें उसके ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है। तो हमें पहले इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि टेंस कौन सा है। तो मोटी बात के तौर पर ये याद रखें कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर है शब्द है, ही है, हो है, इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, तब हम उसे वर्तमान टेंस के कैटेगरी में रखते हैं। बाद में हम चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों की कि वो उसका इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन हम इस कंक्लूजन पर इससे पहुंच सकते हैं कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में है, ही है, हो है, मतलब इस तरीके का कोई भी अक्षर है या शब्द है, तब हम उसे प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और डिस्क्राइब करके आपको समझा दूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज बात करें, भूतकाल क्या होता है? भूतकाल वो होता है जिसमें समय मतलब जो सारी चीजें होती हैं, चाहे वो काम हो या कोई समय हो, पूरी तरीके से बीत जाता है। जैसे मैंने कहा, इसमें था हो सकता है, थी हो सकता है, और थे हो सकता है, साथ में लिया, गया, पाया, चुका, देखा। इस प्रकार की अगर सारी चीजें अगर आपको लास्ट में दिखाई दे, तब हम उसे पास्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं भविष्य काल। भविष्य काल को पहचानने का तरीका सबसे आसान है। आप जानते भी होंगे कि अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में गा, गी, गे या इस तरीके का कोई भी अक्षर है, तब हम उसको फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब आइए वन बाय वन स्टडी करते हैं इस टेंस को। तो पहले टेंस को रखते हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरे की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसका सबसे
पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका स्टडी करेंगे। और यहाँ से फिर मेन टेंस स्टार्ट होता है और ढेर सारे रूल और रेगुलेशन आगे आपको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको ऊपर लिख दिया है, कि अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में है, ही, हो या इस तरीके की सारी चीज़ें हैं तो हमेशा हमें उसे प्रेजेंट टेंस में ही उसे रखना है। तो यहाँ से पहले बात करते हैं, पहला टेंस उठाते हैं जो कि लिखा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए आप पढ़े भी होंगे, जानते भी हैं, इसकी पहचान सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी भी टेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर जो टेंस के रूल है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम पहचान देख लेते हैं। इसमें करना है, पहचान में होता क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि रहता है। बस इतना ही टेंस है पहचान में है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि रहता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा राम बाजार जाता है। मैंने आपके सामने एक वाक्य रखा है कि राम बाजार जाता है। अब देखिए वाक्य के लास्ट में ता है शब्द आया है, इसलिए जो पूरा सेंटेंस है इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ तक आपको आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल कि अब हम इस पर बात करते हैं कि इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, नियम क्या है इसके ट्रांसलेशन के। आपको पता है कि पहले करते क्या है, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ बात सिंगुलर का सब्जेक्ट SUB अगर मैं लिख दूं तो आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब क्या करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद उसी में प्लस ES या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं ब्रैकेट में कर दूं, ये तो एक पहला नियम हो गया कि अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये नियम लगेगा। अगर मान लीजिए यही सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर क्या होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इस सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें करते क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ES बिल्कुल नहीं लगाते, बस इतना सा नियम है। फिर प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और जो सारी चीजें या फिर अदर वर्ड। ये दूसरा नियम है, बहुत सिंपल सा नियम है, एक बार और समझ लीजिए कि पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ES लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो सारी चीजें बची हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, वाक्य को पूरा करने वाले शब्द। अगर मान लीजिए सपोज दैट सब्जेक्ट आपको प्लूरल मिल जाता है तो करेंगे क्या कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। आइए इस नियम की सहायता से ये जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए यहीं पर मैं स्पेस थोड़ा सा है, यहीं पर मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। जैसे राम बाजार जाता है।
अब मैंने क्या कहा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर आइए पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वह होता है जो किसी भी वाक्य में काम करता है। अब यहाँ देखिए बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, राम, इसलिए यहाँ पर राम पर जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर राम पहले लिख रहा हूँ। और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर राम कैपिटल लिखा, कैपिटल लेटर में लिखा। और कोई भी नाम हो ऐसा भी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये प्रॉपर नाउन है इसलिए भी यहाँ पर राम मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। फिर क्या किया है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हाँ सिंगुलर है, यहाँ पर जो राम है अकेला व्यक्ति है, इसलिए मैंने यहाँ पर राम लिख दिया। तो पहला वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। फिर वर्ब है। अब देखिए वर्ब जो है सबसे लास्ट के वाक्य में अधिकतर में देखने को मिलता है। जितने भी वाक्य के लास्ट में जैसे जो वर्ब होता है वो किसी वाक्य में काम, जैसे अगर बात करें वर्ब की डिफिनीशन की तो वर्ब का मतलब जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। और इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ना शब्द लास्ट में आते, जैसे खाना, जाना, रहना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द जाता है लेकिन वाक्य में ये जाना ही है, तो यहाँ जाना या जाता की हम अंग्रेजी लिखेंगे। वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि वर्ब जाना है और जाना की अंग्रेजी क्या होता है, गो। यस या यस लगाएंगे। अब आप इसमें लगेगा ईएस, इसके लिए मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कहाँ पर हम यस लगाते हैं और कहाँ पर ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर ईएस लगेगा क्योंकि लास्ट में ओ है। तो राम गोस, देखिए गो या गोस के साथ में हमेशा टू लगाया जाता है वर्ब को कनेक्ट करने के लिए, मतलब और शब्दों से कनेक्ट करने के लिए। तो हो गया राम गोस टू। अब यहाँ एक शब्द है बाजार, यही छूट रहा है। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, मतलब अगर बात करें कर्म की, कर्म क्या होता है कि कर्ता के अभीष्ट को कर्म कहते हैं। तो यहाँ जो कर्म क्या है कि राम का जो कर्म है बाजार जाना, तो लास्ट में यही लिखेंगे कि राम गोज टू, बाजार की अंग्रेजी क्या होता है, मार्केट। तो इस तरीके से आपका जो ट्रांसलेशन था इस एग्जाम्पल का कि राम बाजार जाता है, इसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद होगा राम गोज टू मार्केट। अगला टेंस आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।